नमस्कार। सीपीसी लेक्चर सीरीज में मैं डॉक्टर अमिताभ सिंह एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज सीपीसी के उस इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसे रेस जुडिकेटा कहा जाता है। यह सेक्शन 11 में डिस्कस किया गया है। अगर रेस जुडिकेटा को आप समझें तो पिछले लेक्चर में रेस सब जुडिस की बात मैंने की थी, जहां पर यह बात उठी कि अगर सेम पार्टीज जो कि सेम टाइटल के अंतर्गत अपना दावा रख रहे हैं और अगर उनके बीच में कोई क्वेश्चन जो कि डायरेक्टली और सब्सटेंशियली इशू है और वो किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट में पेंडिंग है, तो उसके पेंडेंसी के दौरान, उस केस की पेंडेंसी के रहते हुए सेम पार्टीज सेम तरीके का इशू दोबारा नहीं उठा सकेंगे, उसका ट्रायल रोक दिया जाएगा। ये बात सेक्शन 10 में कही गई। सेक्शन 11 इसी कॉन्सेप्ट को और इनलार्ज करता है और कहता है कि अगर कोई कॉम्पिटेंट कोर्ट सेम पार्टीज के बीच में या उनके प्रीवियस के बीच में सेम टाइटल के अंतर्गत अगर उनके बीच में डायरेक्टली और सब्सटेंशियली कोई इशू उठा है जिसे उस कॉम्पिटेंट कोर्ट ने सुन लिया है और सुन करके डिटर्मिनेशन कर दिया है, जुडिशियल माइंड का एप्लीकेशन किया और जुडिशियली डिटर्मिनेशन किया जा चुका है, तो अब उस विवाद को जिसको एक बार निपटा दिया गया, अब उसी विवाद के लिए या उससे ही कोरिलेट करते हुए दूसरे विवाद को दोबारा नहीं उठाने दिया जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट को रेस जुडिकेटा कहते हैं और यह सिर्फ सीपीसी में ही अवेलेबल है ऐसा नहीं है, ये सीआरपीसी में भी सेक्शन 300 में हाईलाइट किया गया है। और इसका मेन बेस है कि किसी भी व्यक्ति को एक विवाद के लिए, एक इशू के लिए दो बार परेशान नहीं किया जाएगा। तो आज के इस लेक्चर में देखते हैं कि आखिर रेस जुडिकेटा का बेस क्या है और फिर रेस जुडिकेटा के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। रेस जुडिकेटा के इंग्रेडिएंट्स को जब आप देखते हैं तो वहां सेक्शन 11 का मेन फ्रेम आता है और उसके साथ 8 एक्सप्लेनेशंस आते हैं। There are 8 explanations attached with section number 11 CPC। 8 explanations को जब आप देखते चले जाएंगे, यहां पर कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस खड़े होते हैं, जैसे कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा किसे कहते हैं, रेस जुडिकेटा बिटवीन को प्लांटिफ्स कैसे दिखाएंगे, रेस जुडिकेटा बिटवीन को डिफेंडेंट कैसे देखेंगे। इसके बाद बात उठेगी आखिर प्रोफर्मा डिफेंडेंट किसे कहते हैं और क्या प्रोफर्मा डिफेंडेंट के खिलाफ भी अगर कोई डिटर्मिनेशन आई है किसी केस में तो क्या वो भी रेस जुडिकेटा के रूप में अप्लाई करेगी। प्रश्न उठेगा कि कोई भी इशू डायरेक्टली और सब्सटेंशियली इशू है या नहीं है, इसे हम कैसे पकड़ेंगे, इसे हम कैच कैसे करेंगे कि हां ये इशू डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इशू बनता है या ये कोलेटरल इशू है। कंपिटेंट कोर्ट किसे कहते हैं। आप सेक्शन 11 का जब मेन फ्रेम पढ़ेंगे, मेन सेक्शन पढ़ेंगे और उसके साथ जब एक्सप्लेनेशन नंबर 8 को पढ़ेंगे तो वहां एक कंफ्यूजन दिखाई देगा। क्या है वो कंफ्यूजन, इस पर भी आएंगे। और सिर्फ हम आप कंफ्यूज नहीं होते हैं, हमारी हाई कोर्ट्स भी कंफ्यूज हो गई थी और कुछ हाई कोर्ट्स ने मेन फ्रेम को वरीयता दी तो दूसरी ओर केरला हाई कोर्ट ने एक्सप्लेनेशन नंबर 8 को ज्यादा वजन दिया। बाद में मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे और सुप्रीम कोर्ट ने सारी स्थिति को क्लियर किया। अब इसके बाद बात उठेगी कि आखिर कोर्ट जो कॉम्पिटेंट कोर्ट हैं, क्या उनकी कॉम्पिटेंसी को देखने के लिए हम इस प्रश्न को भी देखेंगे कि उस कोर्ट के डिग्री के खिलाफ, ऑर्डर के खिलाफ अपील कहां होती है। इसके बाद बात उठेगी कि अगर किसी कोर्ट ने रेस जुडिकेटा के एप्लीकेशन के लिए किसी कोर्ट के जजमेंट और डिग्री पर कौन सी ऐसी चीज इंपॉर्टेंट है जिसे कहा जाता है फाइनली डिसाइडेड, तो आखिर डिसाइडेड कहते किसे हैं। अगर प्लांटिफ नहीं पहुंचा और केस को डिसमिस कर दिया गया तो क्या ये डिसमिसल भी डिसाइडेड की श्रेणी में आएगा या इस पर रेस जुडिकेटा का एप्लीकेशन नहीं लगेगा। इन सारी बातों को आपके सामने रखेंगे। साथ ही एक और इंपॉर्टेंट इशू यहां रखा जाएगा, वो है कि
कि क्या रिट के मैटर में रेस जुडिकेटा का कॉन्सेप्ट लगेगा। मान लीजिए कि एक पार्टी है, वो आर्टिकल 226 का सहारा लेकर के एक बार हाईकोर्ट के सामने खड़ी होती है और हाईकोर्ट में उसकी पिटीशन डिसमिस कर दी जाती है। अब वो क्या सेम ग्राउंड को उठा करके आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे जा सकती है? और ऐसा नहीं था कि लोग गए नहीं हैं। एक इंपॉर्टेंट केस आएगा, द रायो वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, जहां आप ये देखेंगे कि सेम मामले को 3 बार हाईकोर्ट के दरवाजे पहुंचाया गया। वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस इशू की और कहा कि यहां भी रेस जुडिकेटा लगेगा। कब लगेगा और क्या रेस जुडिकेटा का कॉन्सेप्ट हैबियस कॉर्पस के रिट पर भी लगता है, इसका भी जवाब देखेंगे। तो शुरू करते हैं सेक्शन 11 रेस जुडिकेटा। रेस जुडिकेटा को अगर आप ये समझें कि किसी भी जो स्टेट का स्ट्रक्चर है, जो स्टेट का फॉर्मेशन है, स्टेट क्या करता है, लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी को सुरक्षित करने की जिम्मेवारी अपने ऊपर लेता है। और ये पब्लिक इंटरेस्ट में एक बात फिक्स होनी चाहिए कि किसी भी मुकदमेबाजी का अंत होना चाहिए और किसी भी व्यक्ति को एक मामले के लिए एक बार से ज्यादा बार परेशान नहीं किया जाना चाहिए। इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को बेस करते हुए सेक्शन 11 को फ्रेम किया गया है। आखिर सेक्शन 11 कहते किसे हैं, क्या कहता है सेक्शन 11 का मेन फ्रेम, पहले ये देखते हैं। सेक्शन 11 कहता है, नो कोर्ट शैल ट्राई एनी सूट और इशू इन विच द मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू। पहली इंपॉर्टेंट चीज कहता है डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू हैज बीन डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू इन ए फॉर्मर सूट between the same parties or between the parties under whom they or any of them claim litigating under the same title। पहली इंपॉर्टेंट चीज कहते हैं मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इशू। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज कहते हैं सेम पार्टीज। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज कह रहे हैं सेम टाइटल। फिर कहते हैं इन ए कॉम्पिटेंट कोर्ट टू ट्राई सच सब्सिक्वेंट सूट और द सूट इन विच such issue has been substantially raised and has been heard and finally decided by the court। यहां पर सेक्शन 11 को जब आप ब्रेक करेंगे तो यहां एक बात निकल के आएगी कि रेस जुडिकेटा के कॉन्सेप्ट के एप्लीकेशन के लिए जो एसेंशियल चीजें चाहिए वो नंबर 1 है कि दोनों केस में, फॉर्मर सूट में और सब्सिक्वेंट सूट में, जो इशू है वो डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इशू होना चाहिए। जो सब्सिक्वेंट सूट में है वही डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इशू फॉर्मर सूट में भी होना चाहिए। नंबर 2, पार्टी सेम होनी चाहिए या उनके अंदर दावा करने वाले लोग सेम होने चाहिए। नंबर 3, टाइटल सेम होनी चाहिए। अब टाइटल किसे कहते हैं इसे आगे देखेंगे। फिर क्या कहते हैं, चौथी इंग्रेडिएंट है कंपिटेंट कोर्ट होना चाहिए। और 5वीं और अंतिम इंग्रेडिएंट की बात करता है कि जिस कोर्ट ने डिसीजन दिया है उसने उस मैटर को सुना है और सुन करके फाइनलाइज किया है, सुन करके अपनी जजमेंट दी है। अगर ये 5 एसेंशियल्स पूरे हो जाते हैं तो उस कंपिटेंट कोर्ट का दिया गया डिसीजन रेस जुडिकेटा के रूप में अप्लाई करेगा। अब एक एक करके पहले इंग्रेडिएंट्स को लेते जाते हैं। इंग्रेडिएंट्स में आए इसके पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज है जिसे कभी कभी प्री एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि वो कौन से लैटिन फॉर्मूले हैं, लैटिन सूत्र हैं, मैक्सिम्स हैं जिनके ऊपर रेस जुडिकेटा का कॉन्सेप्ट बेस करता है। तो रेस जुडिकेटा का कॉन्सेप्ट 3 लैटिन फॉर्मूलोज पर, 3 लैटिन मैक्सिम्स के ऊपर बेस करता है। वो है नंबर 1, पहला जो लैटिन फॉर्मूला है वो है नीमो डेट लिस वैक्सेरी प्रो यूना एट ईडम कॉजा। इसकी मीनिंग क्या है? इसकी मीनिंग है नो मैन शुड बी वेक्स्ड
नो मैन शुड बी वेक्स्ड ट्वाइस फॉर द सेम कॉज। किसी भी व्यक्ति को एक इशू के लिए, एक कॉज के लिए 2 बार परेशान नहीं किया जाएगा। नंबर सेकेंड, इंटरेस्ट रिपब्लिकी at sit finis litium। क्या मीनिंग? इट इज द इंटरेस्ट ऑफ, इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ, in the interest of the state that there should be an end of litigation, end of a litigation। और नंबर थर्ड, रेस जुडिकेटा प्रो वेरिटेट ऑक्यूपिटर। इसकी मीनिंग है ए जुडिशियल डिसीजन मस्ट बी एक्सेप्टेड एज करेक्ट। इन 3 लैटिन मैक्सिम्स के ऊपर रेस जुडिकेटा का कॉन्सेप्ट बिल्ड करता है, बेस करता है। पहला है नीमो डेट लिस वेक्सिरी प्रो यूना एट इडम कॉजा। किसी भी व्यक्ति को एक मामले के लिए 2 बार परेशान नहीं किया जाएगा। सेकंड कहता है इंटरेस्ट रिपब्लिकी एट सिट फिनिस लिटियम, इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट दैट ए लिटिगेशन शुड बी एन एंड। लिटिगेशन को एंड पे आना चाहिए, लिटिगेशन समाप्त होने चाहिए। और नंबर थर्ड, रेस जुडिकेटा प्रो विरिटेट ऑक्यूपिटर, ए जुडिशियल डिसीजन मस्ट बी एक्सेप्टेड एज करेक्ट। एक जुडिशियल डिसीजन का सम्मान होना चाहिए कि वो जुडिशियल डिसीजन सही दिया गया है। अब आते हैं कि आखिर वो कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं जिन पर पूरा रेस जुडिकेटा का कॉन्सेप्ट बेस करता है। तो रेस जुडिकेटा के बेसिक 5 इंग्रेडिएंट्स आपके सामने आएंगे। पहला जो इंग्रेडिएंट है रेस जुडिकेटा के लिए, वो फॉरमोस्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है रेस जुडिकेटा का, जो इंग्रेडिएंट है वो है कि दोनों सूट में जो इशू होना चाहिए वो डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली सेम होना चाहिए, डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इशू के रूप में आना चाहिए। तो पहला प्रश्न उठता है इशू को लेकर के। इशू मीन्स मैटर इन इशू। फर्स्ट जो आपका इंग्रेडिएंट है वो है मैटर इन इशू। अब मैटर इन इशू कितने प्रकार का होता है? तो मैटर इन इशू बेसिकली 2 तरह के होते हैं। अभी इस पर नहीं जा रहे हैं कि इशू कितने तरीके का होता है, फैक्ट का होता है कि लॉ का होता है या मिक्स का होता है, वो थोड़ी देर बाद आएंगे। पहले है कि मैटर इन इशू 2 तरह के होते हैं, डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू, और दूसरी ओर कोलैटरल। अब डायरेक्टली और सब्सटेंशियली इन इशू को आप 2 पार्ट में और डिवाइड कर सकते हैं। एक को कहते हैं एक्चुअल, एक को कहते हैं कंस्ट्रक्टिव। एक्चुअल को देखने के लिए आपको एक्सप्लेनेशन नंबर 3 देखना है और कंस्ट्रक्टिव को देखने के लिए एक्सप्लेनेशन नंबर 4 की ओर देखना होगा। अब आते हैं कि आखिर
कोई भी इशू डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इशू है या नहीं है, इसको आप कैसे पकड़ेंगे? तो जब कोई मुकदमा किसी कोर्ट ऑफ लॉ के यहां लाया जाता है, तो आखिर उस केस में डिमांड किस बात को की गई है? और कोई भी इशू जो डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली है या नहीं है, इसको आप ऐसे पकड़ें कि क्या किसी मामले में डिसीजन देने के लिए किसी इशू का निपटाया जाना जरूरी है। अगर उस इशू को बिना निपटाए उस मामले में डिसीजन नहीं दिया जा सकता है, तो इसका मतलब है कि जिस इशू को निपटाना जरूरी है वो डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू माना जाएगा। अब इसको एक एग्जांपल्स के जरिए अगर देख लें तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। कहता है कि ए बी के खिलाफ एक केस फाइल करता है। किस चीज के लिए ये केस है? रेंट के लिए केस है। तो अगर हम ये देखें कि यहां कोर्ट को डिसीजन देने के लिए क्या करना होगा, यहां कोर्ट को रेंट के इशू को फाइनलाइज करना होगा कि क्या ये मकान मालिक है, क्या बी वास्तव में उसका किराएदार है, और अगर है तो कितने किराए पर ये सारे एग्रीमेंट हुए हैं और कितने दिन का किराया बाकी है। इन सारी चीजों को कोर्ट बिना निपटाए इस मामले में डिसीजन नहीं दे पाएंगे। तो यहां डायरेक्टली और सब्सटेंशियली इशू क्या है? रेंट का जो इशू है ये डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इशू माना जाएगा। दूसरा अगर देख लें एक और एग्जांपल कि ये जो है बी के खिलाफ प्रॉपर्टी के पोजीशन के लिए केस फाइल करता है। और किस बात के ऊपर ये प्रॉपर्टी का पोजीशन मांग रहे हैं? एक डीड के ऊपर, एक सेल डीड है उनके फेवर में, जिसके ऊपर ये प्रॉपर्टी का पोजीशन मांग रहे हैं बी से। बी कहता है कि दिस डीड इज फिक्टिशियस, यह जो डीड है यह फॉल्स है, यह प्रॉक्सी है, यह फर्जी है, यह ओरिजिनल नहीं है। यहां पर ए का जो पिटीशन है यह डिसमिस कर दिया जाता है। ए का जो सूट है यह डिसमिस कर दिया जाता है। ए फिर क्या करते हैं? ए उसी डीड के ऊपर बेस करके सम अदर प्रॉपर्टी के पोजीशन का केस फाइल करते हैं बी के खिलाफ। क्या होगा? अब यहां पर रेस जुडिकेटा लग जाएगा, इस केस का ट्रायल रुक जाएगा, इस केस को नहीं सुना जाएगा। क्यों? क्योंकि सेम इशू को आप पहले उठा चुके हैं। तो यहां डायरेक्टली और सब्सटेंशियली इशू क्या है? यहां डायरेक्टली और सब्सटेंशियली इशू होगा इस डीड की वैलिडिटी क्या है, क्या ये डीड ओरिजिनल है, क्या वास्तव में ए को राइट बनता है। अगर एक बार इस डीड को फिक्टिशियस या फॉल्स के रूप में कोर्ट ने मान लिया और ए की सूट को डिसमिस कर दिया है, तो उसी चीज, उसी ग्राउंड को बेस बना करके अगर ये दूसरी मुकदमा लेके आते हैं उसके साथ कुछ और प्रॉपर्टीज को मांगते हुए, तो भी ये केस भी दीवार कर दी जाएगी रेस जुडिकेटा के ग्राउंड पर। क्यों? क्योंकि यहां डायरेक्टली और सब्सटेंशियली जो इशू है दोनों केस में वो सेम है। इसके बाद देखते हैं, अब दूसरी ओर समझिए कि आखिर कोलैटरल इशू किसे कहते हैं। तो कोलैटरल इशू कहने का मतलब कि अगर पार्टीज को जो रेमेडी देनी है, पार्टीज को कोई जो रेमेडी देनी है, उस रेमेडी कैसे दी जाए, अगर इसको निपटाने के लिए किसी बात को फाइनल किया जा रहा है, तो हम कहते हैं कि ये कोलैटरल इशू है। मतलब इसको आप बहुत आसान भाषा में समझिए कि वो मैटर जिसको बिना निपटाए आप फैसला नहीं दे सकते हैं, वो डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली है। दूसरी ओर कोलैटरल का मतलब इसको निपटाए बिना आप फैसला दे सकते हैं, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पार्टी को रेमेडी देते समय आपको थोड़ा इनको भी ध्यान देना पड़ेगा। कैसे? एक एग्जांपल के जरिए समझिए कोलैटरल को। ए जो है वो बी के खिलाफ एक प्रॉपर्टी के रेंट को क्लेम करता है। रेंट का यहां भी मैटर। अब बी कहता है कि द एरिया इज लेस
जिस एरिया का ये किराया मांग रहे हैं वो एरिया जो मुझे दी गई है वो कम है। जब इस प्रॉपर्टी की एरिया को फिजिकली वेरीफाई कराती है कोर्ट, तो कोर्ट के ये समझ में आता है कि एरिया इज मच मोर देन नोटिफाइड, जितना बताया गया है उससे कहीं ज्यादा है। अब यहां पर मेन इशू क्या है? मेन इशू रेंट का है। अब एरिया वाला जो इशू है, क्या इस एरिया के इशू पर ही पूरी जजमेंट बेस होगी? आंसर है एरिया के ऊपर पूरी जजमेंट बेस नहीं होगी। जजमेंट किस चीज के ऊपर बेस होगी कि क्या ए लैंडलॉर्ड है, क्या बी और ए के बीच का जो संबंध है वो मकान मालिक और किराएदार का है, क्या बी के ऊपर किराया ड्यू है, क्या बी ने पेमेंट नहीं की है। इन इश्यूज के ऊपर कोर्ट को डिसीजन देना होगा। हाँ, ए को जो रेमेडी देनी है, जो रेंट को दिलाया जाना है, अब उसके निर्धारण में अगर कोर्ट चाहेगी और कोर्ट को देखना होगा कि कोर्ट एरिया को भी ध्यान दे रही है क्योंकि दूसरी पार्टी ने इसको चैलेंज किया है, तो यहां जो एरिया का जो इशू है ये कोलैटरल इशू है। जबकि अगर मेन इनके रिलेशनशिप को लेकर के अगर इनके रेंट, मकान मालिक और किराएदार का जो रिश्ता बनता है या नहीं बनता है, कितना किराया है, तीनों के ऊपर ड्यू है या नहीं है, ये सारे क्वेश्चंस का जो निर्धारण होगा वो डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इशू माना जाएगा। अब आते हैं कि आखिर अगर बिना किसी चीज को ध्यान दिए अगर आपको कोई मुकदमा पढ़ के यह निकालना हो कि कोई इशू डायरेक्टली और सब्सटेंशियली है या नहीं है, तो इसका सबसे आसान फॉर्मूला यह है कि आप ये देखिए कि जजमेंट किन किन इश्यूज को बिना छुए दिया ही नहीं जा सकता है। वो सारे इश्यूज जिन पर बेस करके ही जजमेंट बनेगी, वो सारे इशू डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली के एरिया में कवर होंगे, इस हेड में आ जाएंगे। अब अगर आगे आए कि आखिर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली जो इशू हैं, ये एक्चुअल का क्या मतलब और कंस्ट्रक्टिव का क्या मतलब, इसके यहां जाएं इसके पहले थोड़ा और इस पॉइंट को क्लियर कर दें कि इशू जो होते हैं ये इशू तीन तरह के हो सकते हैं। इशू फैक्ट के रिलेटेड हो सकते हैं, इशू लॉ से रिलेटेड हो सकते हैं, इशू जो है वो मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड लॉ भी हो सकते हैं। देखिए, फैक्ट के अगर क्वेश्चन पार्टीज के बीच में है, डायरेक्टली और सब्सटेंशियली है, और एक बार कॉम्पिटेंट कोर्ट ने उन्हें निपटा दिया है, फाइनली डिसाइड कर दिया है, तो उसके डिसीजन रेस जुडिकेटा के रूप में अप्लाई करेगी। आरजे का मतलब यहां शॉर्ट फॉर्म रेस जुडिकेटा के लिए। मिक्स क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट का कोई मैटर है, इसको निपटाया है, तो यहां भी रेस जुडिकेटा के रूप में अप्लाई करेंगे। प्रश्न उठता है, विवाद उठा हाईकोर्ट के सामने कि जहां केवल लॉ का क्वेश्चन खड़ा हुआ है, तो क्या लॉ के क्वेश्चन पर अगर कॉम्पिटेंट कोर्ट की डिसीजन आई है, तो क्या लॉ के क्वेश्चन पर दी गई डिसीजन रेस जुडिकेटा के रूप में अप्लाई करेगी? तो इसका आंसर है जी हां, लागू। सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा प्रसाद वर्सेस दोषी बाई, केस का नाम है मथुरा प्रसाद वर्सेस दोषी बाई 1970 के केस में यह डिटर्मिनेशन दिया, यह फाइनल किया कि अगर जो लॉ का क्वेश्चन उठा है उस मुकदमे में, अगर उस मुकदमे के फैक्ट से वो रिलेटेड है, तो लॉ के इशू को पर दिया गया फाइनल जजमेंट, दिया गया जुडिशियल डिटर्मिनेशन रेस जुडिकेटा के रूप में अप्लाई करेगा। लेकिन अगर लॉ का जो क्वेश्चन यहां डिस्कस किया गया है ये उस केस के फैक्ट से रिलेटेड नहीं है, तब वहां पर यह डिसीजन रेस जुडिकेटा के रूप में अप्लाई नहीं करेगा। यह बात कही गई मथुरा प्रसाद वर्सेस दोषी बाई के केस में। इसके बाद एक केस अवतार सिंह की आती जरूर है, जहां पर एक
अलग व्यू सुप्रीम कोर्ट ने लिया, जिसे आगे जाकर के हटा दिया गया, कैंसिल कर दिया गया। इसीलिए मैंने मथुरा प्रसाद और दोषी बाई का केस आपके सामने रखा कि आज भी यही कॉन्सेप्ट है अभी तक कि अगर लॉ का जो प्रश्न किसी केस में खड़ा हुआ है, अगर लॉ का क्वेश्चन उस केस के फैक्ट से रिलेटेड है, तब वहां पर जो जुडिशियल डिटर्मिनेशन की जाएगी वो रेस जुडिकेटा के रूप में लागू होगी। अदरवाइज अगर वो को रिलेटेड नहीं है तो लॉ के क्वेश्चन पे किया गया जुडिशियल डिटर्मिनेशन रेस जुडिकेटा के रूप में अप्लाई नहीं करेगा। अब आते हैं कि आखिर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली जो इशू है उसे एक्चुअल कब कहते हैं और कंस्ट्रक्टिव कब कहते हैं। और जब आप कंस्ट्रक्टिव देखते हैं तो वहां एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा का। अब अगर आप एक्सप्लेनेशन नंबर 3 को देखिए तो एक्सप्लेनेशन नंबर 3 ये कहता है, पढ़ देते हैं फिर आपको इसकी मीनिंग बता देते हैं। एक्सप्लेनेशन नंबर 3 कहता है द मैटर अबव रिफर्ड टू मस्ट इन द फॉर्मर सूट has been alleged by one party and either denied or admitted expressly or impliedly by the other। मतलब क्या है कहने का? एक्सप्लेनेशन नंबर 3 ये कहता है कि हम इशू के रूप में किसी भी पॉइंट को रिकॉग्नाइज तब करेंगे जब एक पार्टी ने उसे प्लीड किया हो फॉर्मर सूट में। अब बार बार फॉर्मर सूट आ रहा है, उसे भी डिस्कस कर देता हूं कि आखिर फॉर्मर सूट किसे कहते हैं। एक्सप्लेनेशन नंबर 1 को आप जब पढ़ेंगे सेक्शन 11 के, तो वो फॉर्मर सूट की डिफिनीशन देता है। फॉर्मर सूट का मतलब वो सूट जिसमें जजमेंट पहले आ गई है। इस बात से कोई लेना देना नहीं कि आखिर वो सूट फाइल कब की गई थी। हमने रेस सब जुडिस में देखा था कि वहां वो सूट हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी जो पहले फाइल की गई थी, तो बाद वाली सूट का ट्रायल रोक दिया जा रहा है। यहां कह रहा है कि यहां जो फर्स्ट एक्सप्लेनेशन है वो कहता है सूट कब फाइल की गई इससे हमारा लेना देना नहीं, कौन से मामले में जजमेंट पहले आ गया। अगर जजमेंट जिस केस में पहले आ गई उसे हम फॉर्मर सूट के रूप में रिकॉग्नाइज करेंगे। अब आ जाते हैं एक्सप्लेनेशन नंबर 3 पे। एक्सप्लेनेशन नंबर 3 रेस जुडिकेटा सेक्शन 11 का कहता है कि अगर एक पार्टी ने अपनी ओर से प्लीड किया किसी पॉइंट को और उस पॉइंट को दूसरी अपोनेंट पार्टी ने आइदर एडमिट कर लिया या डिनाई कर दिया, तो हम ये कहेंगे कि ये एक्चुअली डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू है। अब ये तो हो गया कि जहां वो एक्चुअली कहते हैं। अब बात उठती है कि आखिर कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा या कंस्ट्रक्टिव डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इशू किसे कहते हैं। देखिए कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा इस समय जितने भी आपके एग्जामिनेशंस हो रहे हैं जुडिशियल, और या अगर आप BA-LLB या LLB का एग्जाम दे रहे हैं, तो रेस जुडिकेटा आप एक ऐसे के रूप में नहीं पूछते हुए उसके सब हेड्स पूछे जाते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई सवाल पूछा जाता है तो वो होता है कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा का, जो एक्सप्लेनेशन नंबर 4 के ऊपर बेस होता क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जब पार्टीज को एक बार कोर्ट ऑफ लॉ में अपनी बात कहने का मौका दिया जाता है, तो उनसे उनके ऊपर ये ड्यूटी होती है कि वो जितने ग्राउंड उनके फेवर के हैं अटैक करने के लिए या डिफेंस करने के लिए, सारे ग्राउंड्स को ले लीजिए, सारे ग्राउंड्स का इस्तेमाल कर लीजिए। अगर नहीं किया तो एक्सप्लेनेशन नंबर 4 आपको परेशान करेगा। कैसे परेशान करेगा? एक्सप्लेनेशन नंबर 4 ये कहता है कि अगर पार्टी ने वो ग्राउंड जिसे वो पहले उठा सकते थे या जिन्हें पहले उठाया जाना चाहिए था, पहली चीज है उठा सकते थे, आउट और माइट 2 वर्ड का इस्तेमाल किया है, उठा सकते थे या उठाया जाना चाहिए था, लेकिन अगर नहीं उठाए हैं तो दोबारा उन्हें नहीं उठाने दिया जाएगा। इसका मतलब कि अगर आपको एक मौका दिया, आप उस मौके का भरपूर फायदा नहीं उठा पाए हैं, तो दोबारा
क्योंकि गलती आपने की है तो भुगतना भी आप ही को पड़ेगा। तो दोबारा उस ग्राउंड को आप नहीं उठा पाएंगे, ये कहना है एक्सप्लेनेशन नंबर 4 का। एक बार पढ़ देता हूं, फिर आपको ये एग्जांपल के जरिए क्लियर कर देता हूं। एक्सप्लेनेशन नंबर 4 कहता है एनी मैटर विच माइट एंड आउट टू हैव बीन मेड ग्राउंड ऑफ डिफेंस और अटैक इन द फॉर्मर सूट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन a matter directly and substantially in issue in such suit। अब एग्जाम्पल के जरिए अगर आप देखें कि कैसे क्या होता है कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा, तो इसको आप ऐसे समझिए। कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए आपके सामने रख देता हूं। ए एक केस फाइल करता है बी के खिलाफ। किस चीज के लिए? ये कहता है कि ये जो प्रॉपर्टी है इसका वो ओनर है। ये सूट डिसमिस कर दिया जाता है, ये सूट डिसमिस कर दिया जाता है। अब ये दूसरा केस फाइल करता है कि वो प्रॉपर्टी का मॉर्गेजर है। अब समझिए, जब आपने पहला केस फाइल किया था कि आप इस प्रॉपर्टी के ओनर हैं, तो क्या आप वहां पर यह ग्राउंड नहीं उठा सकते थे? आपको नहीं उठाना चाहिए था कि आप उस प्रॉपर्टी के मॉर्गेजर हैं। तो बात है कि आप ये ग्राउंड उठा सकते थे और आपको उठाया, आपके द्वारा उठाया जाना चाहिए था, आपने नहीं उठाया। तो ये दूसरा केस रेस जुडिकेटा के ग्राउंड पर बार कर दिया जाएगा और यहां जो रेस जुडिकेटा का विंग लगेगा उसे हम कहेंगे कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा। कंस्ट्रक्टिव क्यों? क्योंकि आपके अपने गलती के कारण ये रेस जुडिकेटा का एप्लीकेशन हो रहा है कि जो ग्राउंड आप अटैक के लिए या डिफेंस के लिए। अब एक एग्जांपल आप डिफेंस पे भी देख लीजिए। ए बी के खिलाफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस फाइल करता है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पर डैमेजेस का केस फाइल करता है। बी का कंटेंशन है कि इस एग्रीमेंट में फ्रॉड किया गया, इस एग्रीमेंट में फ्रॉड किया गया, बट कोर्ट ने ए को ए के फेवर में जजमेंट दिया और डैमेजेस ए को दिलाया। अब बी क्या करता है? बी एक सेकेंड केस फाइल करके उठाता है कि यहां ये जो कॉन्ट्रैक्ट ए और हमारे और ए के बीच में हुआ था, ये कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं था। उस समय में ल्यूनेटिक था या उस समय में 18 साल से कम के एज का था। मतलब कॉन्ट्रैक्ट की कंपिटेंसी के ग्राउंड पर वो दोबारा उसे चैलेंज करते हैं। अब क्या इन्हें दोबारा इस बात को करने दिया जाएगा? आंसर है नहीं करने दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि इस ग्राउंड को, जो डिफेंस का ग्राउंड है बी के लिए, इसको वो जब पहली बार मौका मिला था तब वो डिस्कस कर सकते थे और उन्हें डिस्कस किया जाना चाहिए था उनके द्वारा। उन्होंने नहीं किया तो कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा उन्हें ऐसा करने से बैन कर देगी। कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा पर आपके सामने दो इंपॉर्टेंट केस रखता हूं। पहले केस का नाम है स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस नवाब हुसैन की। अब इसे मिटा देता हूं पूरा और आपको नवाब हुसैन वाली केस में ले चलते हैं। स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस नवाब हुसैन। केस के फैक्ट काफी इंटरेस्टिंग है। हुआ क्या? केस में एक सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस एसआई होते हैं जिन्हें डीआईजी के द्वारा हटा दिया जाता है पद से। अब ये अपने रिमूवल को चैलेंज करते हैं, ग्राउंड बनाते हैं कि मुझे सुनवाई का मौका नहीं दिया गया। मतलब नेचुरल जस्टिस के आधार पर इन्होंने चैलेंज किया, लेकिन इनकी पिटीशन क्वैश कर दी जाती है। अब कुछ दिनों बाद ये इसी मामले में एक नया प्ली लेते हैं
और अब ये प्ली लेते हुए सुप्रीम कोर्ट के सामने कहते हैं कि मेरा अपॉइंटमेंट आईजी पुलिस के द्वारा किया गया। और सर्विस लॉ का यह बेसिक कॉन्सेप्ट है कि आपको जिसने अपॉइंट किया है, जिस लेवल के ऑफिसर के द्वारा आप अपॉइंट हुए हैं, उस लेवल से नीचे के ऑफिसर के द्वारा आपका रिमूवल, आपका सस्पेंशन नहीं होगा। तो अब इन्होंने ग्राउंड उठाया नवाब हुसैन साहब ने कि मुझे अपॉइंटमेंट जो दी गई थी, मुझे जो अपॉइंट करने वाली अथॉरिटी थी वो आईजी पुलिस है, तो डीआईजी मेरा रिमूवल का ऑर्डर कैसे दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा से बार किए जाते हैं। क्यों? क्या इस ग्राउंड को कि आपकी अपॉइंटमेंट अथॉरिटी आईजी है, डीआईजी ने कैसे रिमूव किया, क्या इस ग्राउंड को नवाब हुसैन साहब आप पहले नहीं उठा सकते थे? तो आंसर है उठा सकते थे। क्या आपको नहीं उठाया जाना चाहिए था आपके द्वारा? जरूर ऐसा ग्राउंड उठाया जाना चाहिए था। क्यों? लॉ का बेसिक प्रिंसिपल समझिए, बार बार इसी चीज पे जोर दे रहा हूं कि जब आप प्लांटिव के रूप में अटैक कर रहे हैं, सारे ग्राउंड लेके आइए। जब आप डिफेंडेंट के रूप में डिफेंस कर रहे हैं, तो भी अपने सारे ग्राउंड लेके आइए। पत्ते छिपा के मत चलिए। यहां पत्ते छिपाएंगे तो कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा आपको किनारे पहुंचा देगा। तो नवाब हुसैन साहब को रेमेडी नहीं मिल पाई। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो ग्राउंड इनको अपने डिफेंस में लेना चाहिए था, ये वो लेने से चूक गए थे। दूसरी इंपॉर्टेंट केस आती है देवीलाल जी की, और केस है देवीलाल वर्सेस एसटीओ, स्पेशल टैक्स ऑफिसर या सेल टैक्स ऑफिसर, एसटीओ। यहां क्या हुआ था? देवीलाल जी ने एक असेसमेंट ऑर्डर को चैलेंज किया था। टैक्स के असेसमेंट ऑर्डर को 226 में चैलेंज किया था। आर्टिकल 226 का सहारा लेकर के उन्होंने चैलेंज किया। जो चैलेंज किया, जो पिटीशन दायर की, वो डिसमिस कर दी गई। अब देवीलाल जी अपील में सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में अपील भी डिसमिस कर दी गई। अब देवीलाल जी ने सेम ग्राउंड को बनाते हुए सेम रिट पिटीशन फिर से उसी हाई कोर्ट में दायर की, वो फिर डिसमिस कर दी गई। अब फिर से वो अपील लेकर के सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे जाने की तैयारी करते हैं, पहुंच जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब एक बार कुछ और ग्राउंड इन्होंने जोड़ने की कोशिश की थी वहां पर, सेकंड जब अपील लेके गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस चीज को आप पहले उठा सकते थे, आपने नहीं उठाया, तो अब आपको दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। तो कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा पर आपके सामने दो केस हैं। स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस नवाब हुसैन, सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस का मुकदमा है। डीआईजी ने हटाया था, ग्राउंड इनको लेना था कि अपॉइंटमेंट देने वाला आईजी है, लेकिन उन्होंने लिया नहीं। कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा में बात हुई। दूसरा देवीलाल वर्सेस एसटीओ का केस है। असेसमेंट ऑर्डर, पहले ये उसको चैलेंज करते हैं, 226 में डिसमिस होता है, अपील में जाते हैं, अपील भी डिसमिस होती है, फिर से वापस आ जाते हैं हाई कोर्ट के सामने, वो भी डिसमिस कर दी जाती है, फिर से अपील लेके जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने नए ग्राउंड जोड़ करके। सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें बाहर का रास्ता दिखाया, कहा कि नहीं, आप कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा से बाहर किए जाते हैं। अब कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा के रूप में कोई ग्राउंड आपका पीछा करेगा या नहीं करेगा, इसको आप कैसे पकड़ेंगे? किसी मुकदमे में आपने 4 ग्राउंड उठाए और 2 ग्राउंड आपने छोड़ दिए या आपसे छूट गए। वो जो छूटे हुए ग्राउंड हैं, क्या वो आपका पीछा भूत की तरह कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा के रूप में करेंगे? तो इसको पकड़ने का एक तरीका है कि अगर आप वो ग्राउंड पहले वाले केस में उठा देते तो क्या डिसीजन बदल जाता? क्या डिसीजन पलट जाता? अगर आंसर अफर्मेटिव है कि अगर आप वो ग्राउंड उठाते और मामला बदल गया होता, मामला पलट गया होता, तो वो ग्राउंड आपके पीछे कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा के रूप में लागू होगा। अब एग्जांपल इस फॉर्मूले को, इस सिद्धांत को इन दोनों केस में लागू कर दीजिए।
नवाब हुसैन साहब अगर पहली बार जब चैलेंज किए उसी समय ये कह देते कि मेरे अपॉइंटमेंट करने वाला जो ऑफिसर है वो आईजी है, तो फिर ऑर्डर क्या होता? ऑर्डर बदल गया होता, नवाब हुसैन के फेवर में गया होता। तो अब आपने नहीं उठाया तो वो ग्राउंड क्या होगा? कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा के रूप में आपका पीछा करेगा। एसटीओ के केस में देख लीजिए, जो सेकंड बार ये ग्राउंड बना के ले जा रहे थे, क्या अगर वो उसको पहले उठाते तो हो सकता था कि मामला बदल गया होता, डिसीजन चेंज कर जाता, तो वहां वो ग्राउंड भी कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा के रूप में माना गया। तो कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा के रूप में कोई ग्राउंड आएगा या नहीं आएगा? सिंपल पढ़िए और पढ़ करके ये समझिए कि क्या इस ग्राउंड को अगर मैंने पहले उठाया होता, इस मुकदमे में अगर पहले फॉर्मर सूट में उठा दिया होता, तो क्या उसका जजमेंट और डिग्री ऑर्डर बदल गया होता? अगर क्या वो पलट गया होता? आंसर अफर्मेटिव है, तो फिर कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा का वो ग्राउंड माना जाएगा। इसके बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट आता है रेस जुडिकेटा का, वो है मामला जो है वो सेम पार्टीज के बीच में होना चाहिए या सेम पार्टीज के अंतर्गत दावा करने वाले लोगों के बीच में होना चाहिए। तो अब देखते हैं सेकंड इंग्रेडिएंट, सेम पार्टीज और देयर प्रीवीज किसे कहते हैं। सेकंड जो इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है वो है सेम पार्टीज का। समझिए, रेस जुडिकेटा का जो सेकंड इंग्रेडिएंट है वो ये कहता है कि फॉर्मर सूट मस्ट हैव बीन ए सूट बिटवीन द सेम पार्टीज और देयर प्रीवीज। प्रीवीज कहने का मतलब जो लोग उन पार्टीज के अंतर्गत अपना दावा कर रहे हैं, अगर मुकदमा उन्हीं लोगों के बीच में है, दोनों फॉर्मर सूट और सब्सिक्वेंट सूट, तो यहां पर रेस जुडिकेटा का कॉन्सेप्ट लागू होगा। एग्जांपल के जरिए समझ लीजिए, ए बी के खिलाफ केस फाइल करता है रेंट के लिए। ए बी के खिलाफ केस फाइल करता है रेंट के लिए, ये सूट डिसमिस कर दिया जाता है, नहीं साबित कर पाते हैं कि रेंट उनका ड्यू है। अब दूसरा मुकदमा एक्स, जो कौन है? सन ऑफ ए है, ये फाइल करते हैं बी के खिलाफ सेम प्रॉपर्टी में रेंट के लिए। क्या होगा? रेस जुडिकेटा अप्लाई करेगा। क्यों? क्योंकि यहां केस सेम पार्टीज के बीच में है। आप कहेंगे कि पार्टी का नाम तो अलग है, लेकिन मिस्टर एक्स का जो दावा है, मिस्टर एक्स का जो क्लेम है, मिस्टर एक्स किस ग्राउंड पे खड़े हो रहे हैं, वो ग्राउंड उनके पिताजी ए का ही है। तो ये भी माने जाएंगे कि या तो पार्टी सेम है या उन पार्टीज के अंतर्गत दावा करने वाले लोग सेम हैं दोनों मुकदमों में। तो ये मुकदमा रेस जुडिकेटा से बार्ड होगा। अब आते हैं, पार्टी को आप कैसे पकड़ेंगे? पार्टी का मतलब है कि जिनका नाम रिकॉर्ड पे आया हो, जिनका नाम रिकॉर्ड पे आए, डिसीजन में आए, वो हम उन्हें पार्टी के रूप में देखें। अब यहां इस सेकंड पॉइंट में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा रहा है। वो प्रश्न है कि रेस जुडिकेटा अमॉन्ग को डिफेंडेंट कैसे लागू होगा? को डिफेंडेंट्स के बीच में रेस जुडिकेटा कैसे लगेगा? अब इसे समझ लेते हैं। रेस जुडिकेटा अमॉन्ग को डिफेंडेंट और को प्लांटिफ। अब समझिए इसे, को प्लांटिफ कर दीजिए, को डिफेंडेंट कर दीजिए। को डिफेंडेंट का एग्जांपल लेके आपको समझा देना। ए ने एक केस फाइल की बी, सी और डी के खिलाफ। ये केस थी एक बिल को लेकर के। इस बिल में बी, सी और
कि इनके कॉन्ट्राडिक्टरी इंटरेस्ट थे इस बिल में, बी सी डी के। ए ने केस फाइल की है बी सी और डी के खिलाफ, कुछ रिलीफ मांग रहे हैं। इसका बेस है एक वसीयत, जिस वसीयत पे चैलेंजिंग ग्राउंड, चैलेंजिंग राइट्स बन रहे हैं बी सी और डी के। तो पहला क्या है, पहला एसेंशियल क्या है, रेस जुडिकेटा अमॉन्ग को डिफेंडेंट लागू होने के लिए कि डिफेंडेंट्स के बीच में जो इंटरेस्ट है वो राइवलरी होनी चाहिए इंटरेस्ट की। नंबर सेकंड, इस इंटरेस्ट का डिटर्मिनेशन जरूरी है। ये जो राइवलरी इंटरेस्ट चल रहा है बी सी और डी का, इसको बिना निपटाए आप एक और रेमेडी नहीं दे पाएंगे, तो इसको निपटाना जरूरी है। तो अगर कोर्ट ने इनके राइवलरी इंटरेस्ट को सुन करके, समझ करके फाइनली उस पर अपना जुडिशियल माइंड का एप्लीकेशन करके डिटरमाइन कर दिया, तो जो डिटर्मिनेशन आएगी वो बी सी और डी के बीच में रेस जुडिकेटा के रूप में लागू होगी। इसको कहते हैं रेस जुडिकेटा अमॉन्ग को डिफेंडेंट। अब को प्लांटिफ के लिए क्या होगा, सेम होगा। अब आप इसको ऐसे देख लीजिए कि बी सी और डी ने ए के खिलाफ मुकदमा किया हुआ है। ए का कुछ ग्राउंड है, ए को कुछ डिफेंस है। अब ए को रिलीफ देने के लिए क्या है, इनके बीच में फिर वही राइवलरी इंटरेस्ट है, कॉम्पिटिटिव इंटरेस्ट है, जिसको निपटाना जरूरी है। बिना निपटाए आप आगे प्रोसीड नहीं कर सकते। आपने निपटाया है तो वो जो आप निपटाएंगे वो को प्लांटिफ्स के लिए रेस जुडिकेटा के रूप में अप्लाई करेगा। अब एक तीसरे तरीके का भी, एक तो हो गया सीधे सीधे डिफेंडेंट, आपने देख लिया को डिफेंडेंट। अब एक और तरीके का डिफेंडेंट पाया जाता है जिसे हम कहते हैं प्रोफर्मा डिफेंडेंट। प्रोफर्मा डिफेंडेंट क्या होता है, अब इसे समझिए। देखिए कभी कभी जब आप केस फाइल करते हैं सिविल का, या जब आप केस फाइल करते हैं, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका नाम आप केस में लिखते हैं, उनको पार्टी के रूप में ले आते हैं, लेकिन उनके खिलाफ आप कुछ रेमेडी डिमांड नहीं करते, उनके खिलाफ कोई इशू नहीं होता, आप उनसे कोई रेमेडी भी डिमांड नहीं करते। तो प्रश्न उठता है कि आखिर आप उनको क्यों लेके आते हैं। इसलिए लेके आते हैं ताकि जो जुडिशियल डिटर्मिनेशन हो वो कंप्लीट हो जाए, वो एब्सोल्यूट कंप्लीट जस्टिस को पूरा करने के लिए आप उन लोगों के नाम लेके आते हैं। तो वो सारे डिफेंडेंट, वो सारे विरोधी पक्षकार जिनके खिलाफ आपने कोई रेमेडी नहीं मांगी है, जिनके खिलाफ इशू बन भी नहीं रहे हैं, आप उनको क्यों लेके आए हैं, आप उनको लेके आए हैं ताकि उस मामले का पूरी तरह से निपटारा किया जा सके। तो उस डिफेंडेंट को हम कहते हैं प्रोफर्मा डिफेंडेंट। अब एक एग्जांपल के जरिए पहले समझा देता हूं कि आखिर प्रोफर्मा डिफेंडेंट आप पकड़ेंगे कैसे। देखिए प्रोफर्मा डिफेंडेंट को, ए, चलिए इसको नाम दे देता हूं। राम ने श्याम के खिलाफ केस फाइल किया कि श्याम ने एक प्लॉट सेल किया राम को, लेकिन अब वो डिनाई कर रहे हैं पोजीशन से, पोजीशन नहीं दे रहे हैं, डिनाई कर रहे हैं पोजीशन। तो यहां राम क्या हुए, प्लांटिफ हो गए, और श्याम क्या हुए, डिफेंडेंट हो गए। राम ने इस मुकदमे में धीरज को और सुमन को, ये लोग कौन हैं, इन लोगों को भी डिफेंडेंट बनाया। जो प्लॉट का जो शेयर बी ने बेचा है, उस प्लॉट के ये लोग भी को शेयरर हैं। प्रॉपर्टी का जो डिवीजन हुआ तो ये को शेयरर हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यहां धीरज और सुमन के खिलाफ ना तो कोई इशू उठा है और ना ही ए ने धीरज और सुमन के खिलाफ कोई रेमेडी डिमांड की है। तो यहां पर श्याम क्या कहे जाएंगे, श्याम कहे जाएंगे डिफेंडेंट, और धीरज और सुमन कहे जाएंगे प्रोफर्मा डिफेंडेंट। अब क्यों आखिर ये धीरज और सुमन को लेके आए कि अगर मान लीजिए, अगर धीरज और सुमन को कुछ कहना है, अगर उनको उनके वजह से भी इनको कोई अगर ग्राउंड बन रहा है
है तो वो सारी चीजें एक बार में निपट जाएं। राम को किससे रेमेडी चाहिए? चाहिए श्याम से। जमीन इन्होंने बेची है, अपना हिस्सा इन्होंने बेचा है और वो पोजीशन नहीं दे रहे हैं, लेकिन उस जमीन के टुकड़े से जो और को शेयरर निकले हैं, जो शेयर के बचे हुए पार्ट में धीरज और सुमन है, इनको भी उसने केस में डिफेंडेंट बनाया। तो ये डिफेंडेंट क्या कहे जाएंगे? ये कहे जाएंगे प्रोफर्मा डिफेंडेंट। तो अब प्रश्न उठता है कि राम और श्याम के केस में जो डिसीजन आएगा, क्या ये प्रोफर्मा डिफेंडेंट के खिलाफ भी रेस जुडिकेटा के रूप में अप्लाई करेगा? आंसर है नहीं करेगा। प्रोफर्मा डिफेंडेंट के खिलाफ दिया गया डिटर्मिनेशन, जुडिशियल डिटर्मिनेशन, रेस जुडिकेटा के रूप में अप्लाई नहीं करेगा। तो यहां ये आप समझिए कि आखिर प्रोफर्मा डिफेंडेंट कौन होते हैं और उनको केस में क्यों लाया जाता है, ताकि उस मामले का पूरी तरह से निपटारा किया जा सके। अब आते हैं, तीसरा जो ग्राउंड बनता है, ये हो गया आपका को डिफेंडेंट जी। अब यहां पर एक और एक्सप्लेनेशन यहां पर समझते चलिए। एक्सप्लेनेशन है सेम पार्टीज के लिए, एक्सप्लेनेशन है एक्सप्लेनेशन नंबर 6। एक्सप्लेनेशन नंबर 6 क्या कहता है कि जहां पर कोई पार्टी रिप्रेजेंटेटिव सूट लेकर आई है। अब रिप्रेजेंटेटिव सूट के लिए आप सीपीसी के मेरे पहले के लेक्चर्स में चले जाइए, वहां रिप्रेजेंटेटिव सूट क्लियर कर दिया है। रिप्रेजेंटेटिव सूट को अगर 1 मिनट में समझाना हो तो इसका मतलब कि जहां जो व्यक्ति कोर्ट के सामने आ रहा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एक ग्रुप ऑफ पीपल, एक ग्रुप ऑफ पीपल का वो रिप्रेजेंटेटिव है। तो अगर किसी रिप्रेजेंटेटिव सूट में कॉम्पिटेंट कोर्ट ने पार्टीज को सुनने के बाद, अपना जुडिशियल माइंड के एप्लीकेशन के बाद अगर कोई डिसीजन दिया है, कोई जुडिशियल डिटर्मिनेशन किया है, तो वो जजमेंट भी रेस जुडिकेटा के रूप में अप्लाई करेगी। ये कहना है एक्सप्लेनेशन नंबर 6 का। किसके किसके ऊपर अप्लाई करेगी? वो सारे लोगों के ऊपर अप्लाई करेगी जिनका रिप्रेजेंटेशन उस कोर्ट में, उस केस में किया जा रहा। तो एक्सप्लेनेशन नंबर 6 आप पढ़ेंगे सेम पार्टीज के अंदर। सेम पार्टीज के अंदर आपको देखना होगा कि रेस जुडिकेटा एमॉन्ग को डिफेंडेंट कब लगेगा, रेस जुडिकेटा एमॉन्ग को प्लांटिफ कब लगेगा, रेस जुडिकेटा प्रोफर्मा डिफेंडेंट के खिलाफ लगेगा या नहीं लगेगा, और फिर आपको पढ़ना होगा एक्सप्लेनेशन नंबर 6 को। अब तीसरा जो इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है रेस जुडिकेटा का, वो है सेम टाइटल। दोनों मुकदमों में, फॉर्मर सूट में और सब्सिक्वेंट सूट में, पार्टीज भी सेम होनी चाहिए और उनका टाइटल भी सेम होना चाहिए। टाइटल से क्या मतलब? टाइटल से मतलब क्या? मेरा नाम अमिताभ सिंह है तो सिंह टाइटल? आंसर है नहीं। मुकदमे के लिए टाइटल का मतलब है किस ग्राउंड के ऊपर, कौन से बेस के ऊपर आप खड़े हुए हैं, कौन से ग्राउंड को लेकर के आप चल रहे हैं, उसे कहा जाता है टाइटल। टाइटल का मतलब है कैपेसिटी और इंटरेस्ट। किस इंटरेस्ट के ऊपर आप आए हैं, कौन सी कैपेसिटी में आप बात कर रहे हैं, उसे कहा जाता है टाइटल। तो तीसरा इंग्रेडिएंट है सेम टाइटल। अब इसे समझ लीजिए। कहता है कि ए बी के खिलाफ एक केस फाइल करता है। किस चीज के लिए? वो केस फाइल करता है टाइटल ऑफ प्रॉपर्टी के लिए। क्यों? बिकॉज ही इज हेयर ऑफ सी। वो सी का हेयर है, सी का उत्तराधिकारी है, इसलिए वो टाइटल ऑफ प्रॉपर्टी के लिए केस फाइल करता है। ये सूट डिसमिस कर दिया जाता है, ये सूट डिसमिस कर दिया जाता है। अब इसके बाद वो सब्सिक्वेंट सूट जो है, एक और सूट वो फाइल करता है सेम प्रॉपर्टी के लिए, वो भी टाइटल के लिए। वो करता है कस्टमरी राइट के ऊपर। कस्टमरी राइट कहां से मिल रहा है? सी से मिल रहा है। तो दोनों ही केस में जिस कैपेसिटी को लेकर के ए सामने आ रहा है वो सेम है।
तो हम कहेंगे कि फॉर्मर सूट और सब्सिक्वेंट सूट में पार्टीज भी सेम है और उनकी टाइटल भी सेम है। अब देखिए, अब इसको आप कैसे पकड़ेंगे, टेस्ट कैसे करेंगे? तो टेस्ट है कि जब दोनों ही केस में अगर जो राइट क्लेम किए जा रहे हैं वो सेम हैं, जो आप डिमांड कर रहे हैं, जो कैपेसिटी आप रख रहे हैं वो अगर सेम है, तो वहां पर सेकंड वाली केस जो होगी वो बार कर दी जाएगी रेस जुडिकेटा के ग्राउंड पर। अब चौथा इंग्रेडिएंट आता है कोर्ट मस्ट बी कंपिटेंट। यहां पर बहुत विवाद है, क्या? अभी उसको डिस्कस करते हैं। सेम टाइटल के बाद चौथा जो इंग्रेडिएंट है वो है कोर्ट मस्ट बी कंपिटेंट। डिसीजन जो आना चाहिए वो कंपिटेंट कोर्ट का आना चाहिए। अब यहां पर पहले झगड़े को समझिए। जब आप 11 को पढ़ेंगे एक्सप्लेनेशंस के साथ तो ये चीज आपको भी समझ में आएगी। जब आप मेन सेक्शन को पढ़ते हैं तो वो लिखता है, अगर मेन सेक्शन को एक बार फिर से पढ़ दें आपके लिए, तो ये लिखता है कंपिटेंट कोर्ट, ए कोर्ट कंपिटेंट टू ट्राई सच सब्सिक्वेंट सूट or the suit in which such issue has been subsequently raised। मतलब अगर आप धारा 11 को पढ़िए तो ये कहता है कि वो कोर्ट कंपिटेंट होगी जो बाद वाले मुकदमे को या बाद में जो मुकदमा फाइल किया जाए उसके इशू को समझने के लिए, निपटाने के लिए भी कंपिटेंट है, तभी वो कंपिटेंट कोर्ट कही जाएगी। सीधी बात। लेकिन इसका अपोजिशन आपको देखने को मिलेगा जब आप एक्सप्लेनेशन नंबर 8 को पढ़ेंगे। एक्सप्लेनेशन नंबर 8 कहता है कि एन इशू हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड बाय अ कोर्ट ऑफ लिमिटेड जुरिडिक्शन competent to decide such issue shall operate as res judicata in a subsequent suit, notwithstanding that such order of limited jurisdiction was not competent to try such subsequent suit in which such issue has been subsequently raised। अब दोनों एक ही सेक्शन में आपको ऑक्सीमोरन देखने को मिलेंगे। सेक्शन का मेन फ्रेम कहता है कि कोर्ट को हम कंपिटेंट तब मानेंगे जब वो बाद में उठने वाले विवाद को, बाद में उठने वाले मैटर को भी, उसको भी सुलझाने में कंपिटेंट है। नीचे आ जाइए, एक्सप्लेनेशन 8 क्या कहता है? एक्सप्लेनेशन 8 कहता है कि अगर कोई कोर्ट लिमिटेड जुरिडिक्शन की है, लिमिटेड जुरिडिक्शन कहने का मतलब, लिमिटेड जुरिडिक्शन मतलब उनको बहुत कम जुरिडिक्शन मिली हुई है, पेक्यूनरी जुरिडिक्शन उनकी लिमिटेड है, सब्जेक्ट मैटर की जुरिडिक्शन उनकी लिमिटेड है। यहां पर रेस जुडिकेटा में याद रखिएगा कि टेरिटोरियल जुरिडिक्शन का ज्यादा लेना देना नहीं बनता है। जहां जो जुरिडिक्शन का मैटर उठता है वो पेक्यूनरी उठता है या सब्जेक्ट मैटर का उठता है। तो अब ये विवाद हो रहा था, सिर्फ हमारे आपके सामने कंफ्यूजन नहीं है, ये कंफ्यूजन हाई कोर्ट्स के भी सामने था कि मान लीजिए एक कोर्ट ने जो पहले वाले मुकदमे को सुनने में सक्षम थी, कंपिटेंट थी, उसके पास पेक्यूनरी जुरिडिक्शन था, उसके पास सब्जेक्ट मैटर का जुरिडिक्शन था, उसने उस मामले को सुना, सुन करके अपना फाइनल जुडिशियल डिटर्मिनेशन दे दिया। बाद में जो सब्सिक्वेंट सूट फाइल हुआ उसकी जो पेक्यूनरी जुरिडिक्शन थी वो उस कोर्ट के जुरिडिक्शन से बाहर की थी। मतलब जो फॉर्मर कोर्ट है जिसने पहला डिसीजन दिया है वो अब दूसरे मुकदमे को नहीं सुन सकती है, उसको वो नहीं निपटा सकती। तो क्या पहले कोर्ट का दिया गया डिसीजन रेस जुडिकेटा के रूप में लागू होगा या नहीं? तो अगर आप मेन सेक्शन को पढ़ेंगे तो वो कहेगा नहीं लागू होगा। लेकिन एक्सप्लेनेशन नंबर 8 जो 1976 के अमेंडमेंट से जोड़ा गया, उसका यह कहना है कि भाई रेस जुडिकेटा कहते किसे हैं? रेस जुडिकेटा कहने का मतलब एक कंपिटेंट कोर्ट के सामने पार्टी आई है, पार्टी ने उस केस में डायरेक्टली सब्सटेंशियली कोई इश्यू उठाया है, उस डायरेक्टली सब्सटेंशियली इश्यू को उस कंपिटेंट कोर्ट ने सुना है, सुन करके डिसीजन दे दिया है। तो अब जुडिशियल डिटर्मिनेशन तो पूरा हो चुका है, तो क्यों आखिर उस जजमेंट को आप रेस जुडिकेटा के रूप में नहीं लागू करेंगे? क्या फर्क पड़ता है
वो सब्सिक्वेंट सूट को फाइनलाइज करने में, उसको सब्सिक्वेंट इशू को निपटाने में कंपिटेंट है या नहीं है। ये विवाद पढ़ने वालों के भी दिमाग में रहता है और ये विवाद हाई कोर्ट्स के भी दिमाग में। एक तरफ कोलकाता हाई कोर्ट है, कलकत्ता हाई कोर्ट का यह कहना था कि हम मेन सेक्शन को पढ़ें, अगर कोई अमेंडमेंट करना भी था लेजिस्लेचर का, अगर ये इंटेंशन था तो उन्हें मेन सेक्शन में अमेंडमेंट करना था। तो इसलिए कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा, केस का नाम है नवीन माझी वर्सेस तेला माझी। नवीन माझी वर्सेस तेला माझी। कौन सी कोर्ट है? कलकत्ता हाई कोर्ट। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि लिमिटेड जुरिडिक्शन की जो कोर्ट होंगी, भले वो पहला मुकदमा सुनने में सक्षम है, पहला मुकदमे को निपटाने में कंपिटेंट हैं, लेकिन अगर वो बाद वाले मुकदमे को निपटाने में कंपिटेंट नहीं है तो ऐसे लिमिटेड जुरिडिक्शन के दिए कोर्ट का डिसीजन रेस जुडिकेटा के रूप में लागू नहीं होगा। वहीं दूसरी ओर केरला हाई कोर्ट, मतलब कलकत्ता हाई कोर्ट, नो के रूप में चल रही थी। अब दूसरी ओर केरला हाई कोर्ट केस लेके आती है, केस का नाम है देवकी अम्मा वर्सेस खुशी रमन। देवकी अम्मा वर्सेस कुन्ही रमन। देवकी अम्मा वर्सेस कुन्ही रमन। केरला हाई कोर्ट ने यस कहा। क्या मतलब? केरला हाई कोर्ट ने कहा कि जब आप एक्सप्लेनेशन नंबर 8 के साथ सेक्शन 11 को जब आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि अगर पहले मुकदमे को निपटाने के लिए, पहले इशू को जो फॉर्मर सूट में उठा, अगर उसको निपटाने में वो कोर्ट कंपिटेंट है तो उसका डिसीजन रेस जुडिकेटा के रूप में लागू होगा सब्सिक्वेंट मैटर पर, सब्सिक्वेंट सूट पर। भले ही बाद वाले मुकदमे को सुनने का जो जुरिडिक्शन है, जो पावर है, जो कंपिटेंसी है, वो फॉर्मर कोर्ट के पास नहीं है। अब 2 या 2 से अधिक हाई कोर्ट्स में विवाद था, सुप्रीम कोर्ट को आना हुआ और सुप्रीम कोर्ट केस लेके आती है सुलोचना अम्मा वर्सेस नारायण नायर की। सुलोचना अम्मा, ये डिस्प्यूट रिजॉल्व हुआ सुलोचना अम्मा वर्सेस नारायण नायर के केस में, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा केरला हाई कोर्ट का व्यू सही है। अब समझिए, सुप्रीम कोर्ट ने केरला हाई कोर्ट के व्यू को सही कहा। पहले यह समझ लेते हैं कि आखिर सुलोचना अम्मा के केस में हुआ क्या था। ए ने अपनी प्रॉपर्टी में लाइफ इंटरेस्ट बी को दिया। लाइफ इंटरेस्ट कहने का मतलब उनको जीवन का, आजीवन के भरण पोषण का तो राइट था, वो अपने उससे मतलब उस प्रॉपर्टी का अपने कैपेसिटी के लिए यूज कर सकते थे, लेकिन ट्रांसफर नहीं कर सकते थे। लाइफ इंटरेस्ट दिया गया और उसके बाद लाइफ इंटरेस्ट के बाद पूरी प्रॉपर्टी सी को चली जानी थी। ए के मरते ही बी ने क्या किया? प्रॉपर्टी डी को बेच दी। देखिए, था लाइफ इंटरेस्ट, बेच नहीं सकते थे, फिर भी बी ने डी को बेच दी। सी ने क्या किया? मुकदमा फाइल किया बी के खिलाफ, डिग्री हो गई सी के फेवर में। ठीक, अब क्या हुआ? अब जो डी साहब जिन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी थी वो अपील में गए, अपील भी डिसमिस हो गई। इसी बीच में डी ने क्या किया? प्रॉपर्टी को ई को सेल कर दिया। अब सी ने, जिसके फेवर में पहला केस फाइनल हुआ, उसने फिर से केस फाइल की। तब तक प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई। तो जो पहली कोर्ट थी जहां पहला डिसीजन दिया गया, उस कोर्ट की पेक्युनरी जुरिडिक्शन से यह दूसरा मैटर निकल गया। अब यह मुकदमा भी सी के फेवर में गया। तो डी से जिन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी, मिस्टर ई ने सुप्रीम कोर्ट में यह ग्राउंड उठाया कि पहले वाली कोर्ट को
पहले वाली कोर्ट के डिसीजन को हम रेस जुडिकेटा के रूप में नहीं मानेंगे, क्योंकि वो सेकंड सूट को निपटाने में पेक्युनरी जुरिडिक्शन नहीं रखती है। सुप्रीम कोर्ट ने यहां देवकी अम्मा वर्सेस कुन्नी रमन के केरला हाई कोर्ट के दिए डिसीजन को वैलिड कहा और कहा कि केरला हाई कोर्ट का जो इंटरप्रिटेशन है सेक्शन 11 मेन प्लस एक्सप्लेनेशन नंबर 8 का, वो ज्यादा लॉजिकल है। और उन्होंने कहा कि देखिए ये बात सही है कि लेजिस्लेचर ने मेन जो सेक्शन है उसमें चेंज नहीं किया है, लेकिन अगर आप ध्यान दीजिए कि आखिर एक्सप्लेनेशन नंबर 8 जोड़ने का इंटेंशन क्या रहा होगा लेजिस्लेचर का। वो फ्यूटाइल तरीके से तो काम करेंगे नहीं, वो यही बताने के लिए उन्होंने एक्सप्लेनेशन जोड़ी है कि अगर कोई कोर्ट एक मुकदमा जो उसके सामने खड़ा हुआ है उसको निपटाने में वो कॉम्पिटेंट है, तो उसका दिया गया डिसीजन रेस जुडिकेटा के रूप में माना जाएगा, वो रेस जुडिकेटा के रूप में अप्लाई करेगा। तो कॉम्पिटेंसी का ये विवाद समाप्त हुआ सुप्रीम कोर्ट के सुलोचना अम्मा वर्सेस नारायण नायर के केस से। यहां तीनों केसेस आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। पहला नवीन माझी का, जिसमें कलकत्ता हाई कोर्ट ने निगेटिव चीज रखी कि नहीं लगेगा, लिमिटेड जुरिडिक्शन के कोर्ट का दिया गया डिसीजन रेस जुडिकेटा के रूप में नहीं लागू होगा। वहीं उसके दूसरी ओर उलट करके केरला हाई कोर्ट ने कहा अगर वो कोर्ट लिमिटेड जुरिडिक्शन की ही क्यों न हो, अगर वो उस मामले को जो उसके सामने खड़ी हुई है उसको निपटाने में सक्षम है, कॉम्पिटेंट है, तो उसका डिसीजन भी रेस जुडिकेटा के रूप में लागू होगा। विवाद पहुंचा सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे सुलोचना अम्मा के केस में नारायण नायर के साथ, और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने केरला हाई कोर्ट के दिए देवकी अम्मा वाले जजमेंट को सही कराया, सही माना और कहा कि हां, जब आप मेन को एक्सप्लेनेशन नंबर 8 के साथ पढ़ते हैं 11 के, तो इसका एक मतलब निकल के ये आता है कि अगर कोई कोर्ट भले उसकी लिमिटेड जुरिडिक्शन हो, वो उस मामले में जो उसके समक्ष लाया गया है उसको सुनने में, उसको फाइनलाइज करने के लिए कॉम्पिटेंट है, तो उसका डिसीजन रेस जुडिकेटा के रूप में अप्लाई करेगा। अब कॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट को लेकर के एक और एक्सप्लेनेशन रेस जुडिकेटा में बताई गई है। वो एक्सप्लेनेशन है एक्सप्लेनेशन नंबर 2। एक्सप्लेनेशन नंबर 2 ये कहता है कि कोई कोर्ट कॉम्पिटेंट है या नहीं है, इसको फाइनलाइज करने के लिए, इसको फाइनलाइज करने में हम इस बात को ध्यान नहीं देंगे कि उस केस के डिसीजन के खिलाफ अपील कहां होती है। मतलब कि अगर उसकी अपील, मान लेते हैं कि कोई डिसीजन जो है वो सिविल जज सीनियर डिवीजन का है, इसके खिलाफ अपील कहां होगी? अपील हो जाएगी डीजे के यहां, जिला जज के यहां। अब मान लीजिए कि जिला जज के खिलाफ अपील कहां होगी? हाई कोर्ट में। तो अगर आप ये कहें कि सिविल जज सीनियर डिवीजन का जो कोर्ट है वो कॉम्पिटेंट नहीं है, इसलिए क्योंकि उनके खिलाफ अपील हाई कोर्ट में नहीं होकर डीजे के यहां होती है, बल्कि कॉम्पिटेंसी डीजे के पास है क्योंकि इनकी जो अपीलाट बोर्ड है वो हाई ग्रेड का है, ये तर्क बेकार है। अगर वो कोर्ट उस मामले को सुनने की कॉम्पिटेंसी रखती है, कॉम्पिटेंसी आप देखेंगे पेक्युनरी जुरिडिक्शन की, कॉम्पिटेंसी आप देखेंगे सब्जेक्ट मैटर की, अगर ये दोनों कॉम्पिटेंसी उसके पास है, तो एक्सप्लेनेशन नंबर 2 साफ साफ कहता है अपील कहा जाती है, इससे कुछ लेना देना नहीं है, वो कोर्ट कॉम्पिटेंट मानी जाएगी। तो एक्सप्लेनेशन नंबर 8 और एक्सप्लेनेशन नंबर 2 आपको पढ़ना पड़ेगा जब आप कॉम्पिटेंट कोर्ट को देखिए। अब पांचवा इंग्रेडिएंट है हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड। हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड। जो कॉम्पिटेंट कोर्ट है उसने उस मामले को पूरी तरह से सुना है और डिसाइड किया है। फिफ्थ जो इंग्रेडिएंट है वो है हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड। अब इसका क्या मतलब? देखिए, फाइनली डिसाइडेड कहने का मतलब है कि कोर्ट ने जुडिशियल माइंड का एप्लीकेशन किया, दोनों पार्टीज की ओर से अपनी बात रखी गई है, एविडेंस रखी गए हैं, एविडेंस की एनालिसिस हुई है, क्रॉस हुआ है, इन सारे चीजों पर कोर्ट ने अपने जुडिशियल माइंड का एप्लीकेशन लिया है
करने के बाद उन्होंने डिटरमाइन किया है, तो हम ये कहते हैं कि हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड हुआ है। इसका मतलब कि मान लीजिए कि अगर प्लांटिफ की किसी गलती के कारण सूट डिसमिस कर दिया जाए या वांट ऑफ ज्यूरिडिक्शन के कारण सूट डिसमिस कर दिया जाए या मिस ज्वाइंडर या नॉन ज्वाइंडर ऑफ पार्टीज के ग्राउंड पे सूट को डिसमिस कर दिया जाए, तो वो डिसमिसल रेस जुडिकेटा के रूप में लागू नहीं होगा। वो रेस जुडिकेटा के रूप में लागू नहीं होगा। यहां एक एक्सप्लेनेशन अभी तक छूट गई है, उसको भी यहां कवर कर देता हूं। वो है एक्सप्लेनेशन नंबर 5। वो ये कहता है कि जब आपने कोर्ट ऑफ लॉ से कोई रेमेडी डिमांड की है और उस रेमेडी पर कोर्ट ऑफ लॉ साइलेंट है, डिसीजन और जजमेंट आता है उसमें उस बारे में वो कुछ भी नहीं कहते हैं, तो इसको हम ऐसे मानेंगे, यूं इंटरप्रेट करेंगे कि कोर्ट ने वो रेमेडी देने में डिनाई कर दिया है, कोर्ट ने मना कर दिया है। मतलब साइलेंस को आप पॉजिटिव एसर्शन के रूप में नहीं देखेंगे। अगर कोर्ट साइलेंट है तो इसका मतलब वो रेमेडी नहीं देना चाहती। अब एक बार अगर पूरे 8 एक्सप्लेनेशंस को आपके सामने समरी के रूप में रख दूं, तो रेस जुडिकेटा कहते किसे हैं? रेस जुडिकेटा कहते हैं सेम पार्टीज सेम टाइटल के अंदर अगर दोनों मुकदमों में, फॉर्मर सूट में और सब्सिक्वेंट सूट में जो इशू है वो डायरेक्टली और सब्सटेंशियली इशू है, कोर्ट कंपिटेंट है और कोर्ट ने इस मामले को सुना है और सुन के डिटर्मिनेशन किया है, तो ये डिटर्मिनेशन रेस जुडिकेटा के रूप में लागू होगा। कितनी एक्सप्लेनेशंस हैं? टोटल 8 एक्सप्लेनेशंस हैं। नंबर 1 क्या कहता है? नंबर 1 फॉर्मर सूट की बात करता है। फॉर्मर सूट कहने का मतलब वो सूट जिसमें डिसीजन पहले आया है, फाइल कब किया गया इससे लेना देना नहीं। नंबर 2 एक्सप्लेनेशन के साथ आपको एक्सप्लेनेशन नंबर 8 को पढ़ना होगा। सेकंड एक्सप्लेनेशन कहता है कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ अपील कहां होती है, इस ग्राउंड पर आप कोर्ट की कंपिटेंसी को नहीं चेक करेंगे। और एक्सप्लेनेशन नंबर 8 कहता है कि कोई भी कोर्ट उसके सामने जो विवाद खड़ा हुआ है उसको निपटाने के लिए अगर वो कंपिटेंट है तो उसका डिसीजन रेस जुडिकेटा के रूप में लगेगा, भले ही वो सब्सिक्वेंट सूट को, सब्सिक्वेंट इशू को निपटाने में सक्षम ना हो, मतलब वो लिमिटेड ज्यूरिडिक्शन की कोर्ट। अब आते हैं एक्सप्लेनेशन नंबर 3 क्या कहता है। एक्सप्लेनेशन नंबर 3 कहता है कि जब डायरेक्टली और सब्सटेंशियली इशू का मतलब वह इशू जिसे एक पार्टी ने प्लीड किया हो, दूसरी पार्टी ने या तो डिनाई किया या एडमिट किया। एक्सप्लेनेशन नंबर 4 कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा की बात करता है। यह कहता है कि वो सारे ग्राउंड जो आपको उठाने थे या उठाए जाने चाहिए थे आपके द्वारा अटैक के लिए या डिफेंस के लिए, आपने नहीं उठाए, दोबारा नहीं कहने दिया जाएगा, नहीं उठाने दिया जाएगा। एक्सप्लेनेशन नंबर 5 कहता है आपने कोई रेमेडी कोर्ट से मांगी, कोर्ट साइलेंट है, इसका मतलब वो डिनाई कर गई। एक्सप्लेनेशन नंबर 6 को देखें तो एक्सप्लेनेशन नंबर 6 ये कहता है कि रेस जुडिकेटा रिप्रेजेंटेटिव सूट में भी लागू होगा। और बचा एक्सप्लेनेशन नंबर 7। एक्सप्लेनेशन नंबर 7 कहता है कि रेस जुडिकेटा का कॉन्सेप्ट एग्जीक्यूशन में भी लागू होगा। इसका क्या मतलब? अगर एक बार मामले को पूरी तरह से सुन करके कोर्ट ने फाइनल कर दिया, डिग्री दे दी, तो ऑर्डर 21 और सेक्शन नंबर 36 से लेकर 75 को जब आप सीपीसी के पढ़ेंगे तो वहां यह बात निकल के आएगी कि एग्जीक्यूटिंग कोर्ट जो है वो उस डिग्री की वैलिडिटी को चेक नहीं करेंगे। उस डिग्री सही आई है, डिसीजन सही हुआ है, गलत हुआ है, इसको चेक करने का पावर एग्जीक्यूटिंग कोर्ट के पास नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो डिसीजन एक कंपिटेंट कोर्ट ने दे दिया है। उसी बात को एक्सप्लेनेशन नंबर 7 क्लियर करने के लिए बना हुआ है कि एक बार मामले को सुन करके फाइनलाइज कर दिया गया तो अब ये रेस जुडिकेटा का जो कॉन्सेप्ट है ये एग्जीक्यूशन में भी लागू रहेगा। अब प्रश्न उठता है कि रेस जुडिकेटा क्या रिट पिटीशन पे भी लागू होगा? रिट को लेकर के विवाद हो रहे थे। आदमी एक बार पहले हाईकोर्ट जाता था, वहां डिसमिस हो जाते थे, तो सेम ग्राउंड को रखते हुए आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते थे। इन सारे विवाद को निपटाया सुप्रीम कोर्ट ने दर्रायो वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के केस में।
केस का नाम है दर्रायो वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 1961। रेस जुडिकेटा इन रिट्स। अब बात उठती है रेस जुडिकेटा का कॉन्सेप्ट रिट में। क्या रिट पिटीशन पे भी रेस जुडिकेटा का कॉन्सेप्ट लागू होगा? रिट को लेकर के एक प्रचलन हो चला था कि एक बार व्यक्ति जो है वो 226 का सहारा लेकर के आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट के सामने जाते थे, और जब वहां रेमेडी नहीं मिलती थी तो सेम ग्राउंड्स को उठाते हुए आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते थे। इन सारे विवादों को निपटाया सुप्रीम कोर्ट ने दर्रायो वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के केस में। और दर्रायो वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के केस में सुप्रीम कोर्ट ने रेस जुडिकेटा इन रिट्स को डिटेल में डिस्कस कर दिया। केस का नाम है दर्रायो वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। सुप्रीम कोर्ट ने यहां 1961 में डिस्कस किया कि अगर आप 226 में पिटीशन लेकर के रिट पिटीशन लेकर हाई कोर्ट के सामने गए हैं और हाई कोर्ट ने उस मामले को सुन करके आपकी उस रिट पिटीशन को डिसमिस कर दिया है, तो अब आप उसी ग्राउंड को उठाते हुए उसी आधार पर आर्टिकल 32 का सहारा लेकर सुप्रीम कोर्ट नहीं आ सकेंगे। लेकिन अगर हाई कोर्ट ने आपकी रिट को टेक्निकल ग्राउंड पर डिसमिस किया है, तब आप सुप्रीम कोर्ट का सहारा ले सकते हैं। 32 में आप सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने और इस बात को स्पष्ट किया कि ये जो रिट में रेस जुडिकेटा लागू होगा, ये हैबियस कॉर्पस के रिट पे लागू नहीं होगा। हैबियस कॉर्पस का मतलब जब किसी व्यक्ति को इलीगल तरीके से अरेस्ट कर लिया जाता है तो कोर्ट एक ऑर्डर देती है, द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट टू प्रोड्यूस सच पर्सन बिफोर द कोर्ट इज कॉल्ड एज रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस। तो हैबियस कॉर्पस के रिट पर रेस जुडिकेटा का कॉन्सेप्ट लागू नहीं होगा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में और क्लियर किया कि रेस जुडिकेटा प्रोसीडिंग्स में भी लगेगा। इस मतलब वही बात जो एक्सप्लेनेशन नंबर 7 कह रही थी कि अगर किसी विवाद को, किसी बिंदु को एक कॉम्पिटेंट कोर्ट ने पूरी तरह से सुन करके फाइनलाइज कर दिया है, तो अब एग्जीक्यूटिंग कोर्ट फिर से उस मामले के मेरिट्स पे नहीं देखने लगेंगे कि क्या वो डिसीजन सही था, क्या उस डिसीजन में कुछ गलतियां थी। ये काम आपका नहीं है। मतलब प्रोसीडिंग्स में, सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग पे भी रेस जुडिकेटा लागू कर दिया गया। फिर इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा कि अगर आपने कोई पिटीशन दायर की कोर्ट में और आप कोर्ट की परमिशन से वो पिटीशन अगर आपने विड्रॉ कर ली, कोर्ट ने परमिट कर दिया विड्रॉ को, तब अगर आप उसे दोबारा खड़ा करना चाहते हैं तो आप उसे दोबारा खड़ा कर सकते हैं, रेस जुडिकेटा नहीं लगेगा। लेकिन अगर बिना कोर्ट की परमिशन के आपने पिटीशन को विड्रॉ कर लिया है, ऐसे सर्कमस्टांस में आप दोबारा उस पिटीशन को खड़ा नहीं कर पाएंगे, रेस जुडिकेटा का कॉन्सेप्ट लागू होगा। तो रिट्स के बाद अब अगर रेस जुडिकेटा को समराइज तरीके से, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है रेस जुडिकेटा में, याद नहीं रहता कि इंग्रेडिएंट्स क्या हैं और कौन सा एक्सप्लेनेशन किसके लिए। तो यहां 1 मिनट में आपको समरी दे देता हूं कि रेस जुडिकेटा के 5 इंग्रेडिएंट। पहला इंग्रेडिएंट क्या है कि पार्टीज जो है, मान लीजिए सबसे पहले सेम पार्टीज हैं, सेम टाइटल है, इशू जो है वो डायरेक्टली और सब्सटेंशियली दोनों केसों में सेम है। चौथी ओर आ जाइए, कोर्ट कंपिटेंट है। और 5वीं बात क्या कहता है कि कोर्ट ने पार्टीज को सुना है, सुनने के बाद फाइनली डिसाइड किया है। 5 इंग्रेडिएंट पूरे हो गए, रेस जुडिकेटा लगेगा। बात उठती है 8 एक्सप्लेनेशन की। पहला एक्सप्लेनेशन फॉर्मर सूट के लिए है, जो सूट पहले डिटरमाइन हुआ फॉर्मर हो गया। सेकंड और 8 एक्सप्लेनेशन कॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट के लिए है। सेकंड कहेगा अपील कहां होगी, इस बात को भूल जाओ, कॉम्पिटेंसी के लिए अपील का कोई मतलब नहीं है। एक्सप्लेनेशन नंबर 8 कहेगा वह कोर्ट कॉम्पिटेंट है अगर उस मामले को सुनने के लिए जो उसके सामने लाई गई है उसका डिसीजन रेस जुडिकेटा होगा, भले ही वो सब्सिक्वेंट सूट को सुनने के में कॉम्पिटेंट न हो। एक्सप्लेनेशन नंबर 3 कहता है इशू का मतलब क्या। इशू का मतलब एक पार्टी ने प्लीड किया है, दूसरी पार्टी ने या तो डिनाई किया या एक्सेप्ट किया। नंबर 4 क्या कहता है, कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा, मतलब अगर उतरे हो मैदान में तो पूरी ताकत के साथ लड़ो, अदरवाइज तुम्हारा नुकसान होना तय है। तो अगर वो सारे ग्राउंड्स जो आप अटैक के रूप में उठा सकते हैं, उठाने चाहिए थे, आप डिफेंस के रूप में उठा सकते थे, उठाया जाना चाहिए था, नहीं उठाए हैं, दोबारा नहीं कहने दिया जाएगा।
एक्सप्लेनेशन नंबर 5 कहता है अगर कोर्ट से आपने रेमेडी मांगी है, कोर्ट साइलेंट है, इसका मतलब कोर्ट ने वो रेमेडी देने से मना कर दिया है। एक्सप्लेनेशन नंबर 6 रिप्रेजेंटेटिव सूट में रेस जुडिकेटा को लागू करता है। और एक्सप्लेनेशन नंबर 7 एग्जीक्यूशन में रेस जुडिकेटा के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करता हुआ दिखाई देता है। इतनी बातें हैं रेस जुडिकेटा के कॉन्सेप्ट को जो मैंने आपके सामने रखी। उम्मीद करता हूं कि रेस जुडिकेटा के इस कॉम्प्लेक्स इशू को समझाने में मेरा प्रयास सफल था। अब अगर फाइनल में आके देखें, लास्ट में आके देखें कि रेस जुडिकेटा और रेस सब जुडिस में क्या अंतर है, तो रेस जुडिकेटा का मतलब है मैटर को फाइनली हर्ड करके फाइनली डिसाइड किया जा चुका है। रेस सब जुडिस को वहीं देखिए, अभी वहां पर केस पेंडिंग रहती है, ट्रायल दोनों जगह पे ही रोका जाता है। लेकिन सेक्शन 10 का राइट हो या 11 का, पार्टी इसे वेव कर सकती है, पार्टी इसे छोड़ सकती है। अब सीपीसी लेक्चर सीरीज में जो अगला लेक्चर आपके सामने लेकर आऊंगा वो इसी रेस जुडिकेटा का एक्सटेंशन होगा फॉरेन जजमेंट के रूप में। फॉरेन जजमेंट भी रेस जुडिकेटा के कॉन्सेप्ट को एक्सटेंड करता है। तो फॉरेन जजमेंट को लेकर आपके सामने उपस्थित हूं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।